नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DV लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DV लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। उनकी भी बातचीत हो रही लोगों से, जहाँ जहाँ से भी फीडबैक मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, कुछ इधर उधर का खेल नहीं हुआ, तो 70 से 75 सीटें मिल सकती हैं इंडिया अलायंस को, और ये 25-30 सीटों पे सिमट के रह सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं। और दूसरा यह है कि देखिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ने और घटने का दोनों तरह के उदाहरण है। जैसा आप भी कर रहे थे, कई बार मतदान जब बहुत ज्यादा होता है तो निगेशन में जाता है कि नकारात्मक छवि है सरकार की, तो सरकार के खिलाफ लोगों ने मतदान किया। कई बार ये भी होता है कि साहब मतदान बढ़ गया, मतदान का परसेंट बढ़ गया, उसको पॉजिटिविटी में देखा कि सरकार के पक्ष में लोगों का है तो इसलिए हो गया। और विदर्भ के जो हाल है, मतलब आप समझिए कि नितिन गडकरी जैसे आदमी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे काबिल मंत्रियों में से गिने जाते हैं, मतलब हालांकि उनके यहाँ कौन मंत्री है कौन संतरी है कुछ पता नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी का काम दिखता है। ऐसा बताते हैं लोग कि साहब सड़क परिवहन का काम है, चाहे ठेके NHAI के नाम पे जो कुछ हुआ हो, लेकिन दिखता है। उस आदमी को नागपुर में बैठ के रहना पड़ा। वो देश में कहीं जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी नहीं जा पाए। उनकी सीट फंसी हुई है। हो सकता है कि खींच खांच करके जीत भी जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन वो हार भी सकते हैं, ऐसा भी नागपुर के लोग कह रहे हैं। क्योंकि विकास ठाकरे, अनिल सिन्हा जानते हैं अच्छी तरह से, विकास ठाकरे बहुत स्थानीय और जमीनी आदमी है, वहां कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो। और इसी तरह से विदर्भ के और इलाकों में भी है। मतलब वो सीटें जो हैं वो बहुत पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है, NDA के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। एक तो उनका कुनबा जगह जगह बटा बिखरा दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात यह है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, इस पर चुनाव आयोग को कभी गंभीरता से सोचना पड़ेगा वाकई, या अपोजिशन को भी उस पर अपनी एक लाइन तय करनी पड़ेगी कि जैसे अब आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 8 निर्वाचन क्षेत्रों में, उसके बगल में अमरोहा में प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय, ये कोई विधानसभाओं का चुनाव तो है नहीं, तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, राष्ट्रीय बातें आप कर रहे हैं, वहां आप समझा रहे हैं सनातन और मंदिर और क्या क्या सब 2 लड़के और क्या है। तो हमने तो दिन में भी कहा था, हमने कहा भाई अब उनको पता नहीं है कि वो 2 लड़के अब लड़के नहीं रह गए हैं, अब वो मैच्योर हो गए हैं और अनुभव हासिल कर लिया है, अब वो प्रौढ़ हो गए हैं। उसी तरह से जैसे अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप थके हुए लग रहे हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि आप एकदम थक गए हैं। भाई चूंकि अपना कोर्स लेती है ना उम्र भी और स्वास्थ्य भी, दोनों अपना अपना कोर्स तो लेता ही है। तो इसी तरह से हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, जो क्या क्या बात बोलते हैं वो बोल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब उन्होंने जैसे आप बता रहे थे, कहा कि साहब संविधान सभा में 7-8 या कितने सनातनी लोग भी थे। भाई तो आपको इस बात की उनको बधाई देनी पड़ेगी कि वो सनातनी जो है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं इसको हिंदू राष्ट्र बनाए, सनातन का इसमें फुट डालिए। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए लोग थे। आप जो है, आपके लोग जो है जगह जगह से कह रहे हैं कि नहीं साहब इसको हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसको हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक तरफ आप कहते हैं, कसम खाते हैं, कहते हैं नहीं संविधान नहीं बदलेगा, और अंबेडकर साहब भी आएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते हैं वो। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो सांसद हैं, नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि साहब संविधान को बदलना ही पड़ेगा, उसके लिए 400 MP जरूरी है, 400 सीटों पर जीत जरूरी है। तो किसको हम माने? अगर आप लगता है आपको कि नहीं साहब संविधान नहीं बदलने देंगे हम, तो इन उम्मीदवारों को आप कहिए कि भैया घर बैठो, मत चुनाव लड़ो, तुम अपना आंदोलन शुरू करो, बाद में देखा जाएगा जो होगा तो। लेकिन वही है ना कि चोर से कहो कि चोरी करो और सेठ से कहो कि जागते रहो। ये तो अजीबोगरीब बातें, लेकिन अब वो कर रहे हैं इस तरह की बातें, जो है ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, चल रहा है। दूसरी बात, एक चीज अभी मैं गौर कर रहा था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मतदान क्यों नहीं हुआ, तो
जैसे रामपुर का है, थोड़ा कुछ लोग उदासीन भी रहे वहां पे, क्योंकि आजम खान के लोगों ने उतना ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, ये भी हो सकता है, मुरादाबाद है। लेकिन एक बड़ा कारण यह भी आप देखिए कि जैसे आज 19 अप्रैल है, आज शुक्रवार का दिन है, तो बहुत सारे लोग तो जुमे की नमाज पढ़ने चले जाते हैं, उनका 1-1.5 घंटा तो उसमें निकल जाता है। और आश्चर्यजनक ढंग से जो अगले चरण का चुनाव हो वो भी शुक्रवार के ही दिन रखा गया है, वो भी 26 अप्रैल है, वो भी शुक्रवार को ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात जरूर होगी कि तो उसको उस ढंग से भी किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक नया तरीका इन लोगों ने सोचा है, किया है, बूथ को जैम करो, लाइन को आगे बढ़ना ही मत दो, लाइन उतने पर खड़ी रहे ताकि लोग थक थक करके गर्मी में निकल करके चले, भैया चलो यार घर चलते हैं, बाद में देखेंगे आएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद अगर वोट का परसेंटेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए खतरे की घंटी है। लोग बता रहे हैं कि 8 सीटों में से अभी तक क्लियरली नहीं बता सकते हैं, खास नहीं बता सकते हैं कि कौन सी सीट पूरी तरह से जीतने की स्थिति में। मतलब पीलीभीत की सीट भी फंसी हुई है, पीलीभीत जहां जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो सीट भी फंसी हुई है। लेकिन हमारा कहना है, जैसे जब प्रधानमंत्री अमरोहा में सभा कर रहे थे तो विपक्ष के लोग भी चाहते तो उनको बरेली में सभा करनी चाहिए थी, बगल में बरेली है, बरेली में कर सकते थे आप। तो उनके साथ डाल डाल और पात पात का खेल तो करना पड़ेगा आपको, उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरा जो है, मैं बार बार जिस बात को कहता रहता हूं, भाई भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी क्या बोलते हैं, कभी उनको रात में नींद में सपना में आता नहीं है क्या कि हम क्या बोल के आए हैं? या आईने में जब खड़े होते हैं, आईना उनका तो मेकअप बहुत जबरदस्त होता है ना, तो मेकअप के समय भी सोचते हो कि यार हम मैं आज बोल के आया क्या हूं, कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल भेजेंगे, और जितने भ्रष्टाचारी है सबको अपनी पार्टी में लेते चले जा रहे हैं। सबको आप किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और आरोप जयशंकर गुप्ता ने या राजीव रंजन श्रीवास्तव ने नहीं लगाया है, इन लोगों पे आरोप प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि साहब हिमंत बिश्व शर्मा दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना लिया। अजित पवार नेचुरल करप्ट पार्टी, एनसीपी को बताया नेचुरल करप्ट पार्टी के नेता अजित पवार 70,000 करोड़ रुपए घोटाले के आरोपी, हमको हम छोड़ेंगे नहीं, जेल भेजेंगे। देवेंद्र फडणवीस और उत्साह में घुस करके अजित दादा पवार की चक्की पिसिंग, जेल में चक्की पिसिंग। हमने बीच में भी कहा था कि अब तो तुम्हारे बगल में सिटिंग हो रहा है, अब तुम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बराबर का ही मामला है? अब कहां ले गया चक्की पिसिंग वाला मामला? अशोक चव्हाण के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब वो आदर्श सोसाइटी घोटाला, जो पूर्व सैनिकों की विधवाओं के साथ भ्रष्टाचार करने वाले आदर्श सोसाइटी घोटाले के आरोपी अशोक चव्हाण को छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन वो बीजेपी में शामिल होते हैं और उसके अगले दिन राज्यसभा में ले जाते हैं। लोग तो सोचते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं? बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और अपनी पार्टी में लेकर के किसी को एमपी बना देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री मंत्री बना देते हैं। नवाब मलिक, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, नारायण राणे, और इतनी लंबी फहरिस्त। जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी स्टोरी, उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था कि साहब जो 25 लोगों को पार्टी में शामिल कराया, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के मुकदमे थे, उसमें से 23 लोगों का या तो रफा दफा कर दिया या फिर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। उसके बारे में तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए ना। या यही कह दीजिए कि भाई राजनीति में हूं मैं, झूठ बोलना मेरा काम है, मैंने अजित पवार के बारे में गलत आरोप लगाया, मैं माफी मांगता हूं। आप ये कह दीजिए। अमित शाह जी कहते हैं कि साहब हिमंत बिश्व शर्मा तो दुनिया का सबसे ईमानदार नेता है, मैंने गलत कह दिया था, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है उनसे। जब किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने कि साहब हिमंत बिश्व शर्मा को तो आपने ये कहा, आपका ये वीडियो है, तो उन्होंने कहा छोड़ो भैया, उस पर बात नहीं करेंगे। कमाल है। तो इस सारी चीजें हैं। अब जो मुद्दे हैं, देखिए कोई न तो सनातन का मामला चल रहा है, न प्राण प्रतिष्ठा का मामला चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, कांग्रेस के लोग नहीं गए, भाई शंकराचार्य क्यों नहीं गए? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि सनातन के तो सबसे बड़े तो वही है ना जी। तो शंकराचार्य में चारों में से एक भी शंकराचार्य नहीं गया। ये क्यों नहीं बताते कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण करके उसको आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा दी? वो हम तो धर्म कर्म में ज्यादा हमारा कुछ रहता नहीं है, लेकिन जो बताते हैं लोग कि ये तो धर्म के विरुद्ध है ये काम, लेकिन आपने वो किया, तो वो मामला भी चढ़ नहीं पा रहा आपका। लेकिन हाँ, बेरोजगारी, महंगाई जम के चल रहा है, लोगों के दिमाग में एकदम घुस गया है।
और जो संविधान की बात है, आम आदमी समझता है कि भैया यही संविधान है जिससे कम से कम हमको बराबरी का अधिकार दिए हुए है, इसको भी अगर बदल देंगे ये लोग तो फिर रहेगा क्या। ये तीनों चारों इशूज जो हैं, इसको सबसे अच्छी बात है कि अपोजिशन जो है इस बार राहुल गांधी से लेकर के जितने भी तेजस्वी हों या अखिलेश हो, उनके भाषणों में कभी इन लोगों के जुमलों में वो फंसे नहीं है। जो जाल बिठाया मोदी जी ने या बीजेपी के लोगों ने, अमित शाह जी ने, उसमें वो उलझने के बजाय अपने मुद्दों पे अडिग रहे, वो अपने मुद्दे जो बोलते थे उसी मुद्दे पे कायम रहे। इससे लोगों के बीच में विश्वास जगा है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम रोजगार देंगे, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो कहते हैं कि 30 लाख नौकरियां जो रिक्तियां बनी हुई है, ये मोदी जी की सरकार में 30 लाख रिक्तियां बनी हैं जिसको भरा ही नहीं गया है, तो उन पर तो नौकरी देंगे ना भाई। तो ये युवाओं को आकर्षिक करती है, अपील करती है। इस तरह के जो इशूज हैं, महंगाई का सवाल है अपने आप में, मतलब जिस ढंग से पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही है, हमको लगता है कि अभी 2 रुपए कम कराया था, अभी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद 8-10 रुपए और बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल का, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। रसोई गैस का वही हालत होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, जो जन समस्याएं हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उसको इस बार विपक्ष ने अटैक किया है, उसको निशाने पर लिया है, और ये विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर के आ रहा है। मुझे लगता है कि जो पहले फेज का चुनाव है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इंडिया अलायंस को 70-75 सीटें मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि तमिलनाडु में जिस ढंग से देखने को मिला है, अब पहले तो लोग कह रहे थे कि 5-6 सीटें जीतेंगे, अब तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोयम्बटूर भी जा रहा है, कोयम्बटूर भी नहीं जीत सकते, जहां उनके सोकाल अन्ना सलाई साहब लड़ रहे हैं, जिनके लिए बड़ा पोस्टर बॉय बनाया था, मीडिया बॉय बनाया था, उनको काफी उछाला था लोगों ने, तब वो सीट भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अगर यही ट्रेंड रहा, यही ट्रेंड चल गया, मुझे लगता है कि एक बार जब चल जाता है ट्रेंड तो चल जाता है। तो बिहार की हालत है, बिहार में तो हमने दोपहर में बताया था, दोपहर की चर्चा में, जीतन राम मांझी ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कल शाम को तो पर्ची उर्ची पहुंचाया ही नहीं, सब लगता है मेरे खिलाफ साजिश कर दिया। किससे साजिश कर दिया? नीतीश कुमार ने कर दिया, बीजेपी के लोगों ने कर दिया। तो इसके अब तेजस्वी यादव की तो हैसियत है नहीं वहां की साजिश कर दे, पर्ची पहुंचाने का काम उनका तो हो नहीं सकता है। तो आप खुद ही मान रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, तो अब उसके बाद फिर आगे क्या बचता है? तो इसलिए जो है, मुझे लगता है कि जो पहला फेज है काफी सकारात्मक है, और इसी ढंग से आगे बढ़ते जाएगा, कारवां चलते जाएगा, और ये कहीं ना कहीं 200 के आसपास सिमट के रह जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो इसमें एक इफ एंड बट वाला बात रहता है कि अंदर खाने कोई बात चल गई, कुछ हो गया, कुछ भी, क्योंकि 2019 में भी तो हम लोग यही देख रहे थे, इसी हालत में थे लोग, लेकिन पुलवामा, बालाकोट, अभिनंदन आ गए थे सामने। लेकिन वो बहुत पहले वो हो चुका था वो मामला। चुनाव अब चुकी, अब नहीं है, अब इसीलिए कुछ कर भी नहीं रहे। अब हालत ये हो गई है कि मतलब प्रधानमंत्री जैसे लोगों का भरोसा टूट रहा है कि जो ये आदमी कहता रहा है, अब एक एक चीज को लोग याद करते हैं कि भाई जो आपने कहा, किया क्या आपने? जितने आपके आरएसएस के जो सांप्रदायिक एजेंडे थे उसको तो आपने कर दिया, ठीक है, 370 हटा दिया, चलो अच्छी बात, हटा दिया, हालांकि हम उसको नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आपने हटा दिया। किसका फायदा हुआ उससे? किस हिंदू का फायदा हुआ? कोई कश्मीरी पंडित जाके वहां पे बस सका क्या? ये बताना चाहिए आपको कि साहब इतने साल हो गए, हमने 370 हटा दिया। देखिए साहब, एक तो ये मुख्यमंत्री था, ये हरियाणा वाला खटारा, जिसको जाना पड़ा, उसने कहा था ना कि अब तो हम कश्मीर से बहुएं लाएंगे। हरियाणा में तो बेटियों को मार डालते हैं, सेक्स रेशियो गड़बड़ हो गया है। उस आदमी ने कहा कि अब तो हम जम्मू कश्मीर से बेटियां बहुएं लाएंगे। तो क्या हुआ? कैठो बहू लाए भाई, कैठो लोग जाके हिंदू वहां बस गए, कैठो कश्मीरी पंडित जाकर के बस गए, वापसी हो गई क्या घाटी में? एक भी नहीं हुआ, तो जुमला हो गया। 3 तलाक का इशू है, अब लोग वही उठा के कहते हैं ना भाई, तो भाई जसोदा बहन को भी तो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उस पर आप चुप हो जाते हैं। इस तरह से जो इशूज थे जिसपे उन्होंने किया, लेकिन जनता के जो इशू थे, जो जन सरोकार से जुड़े हुए इशू थे, उस पर आपने एक बार भी अमल नहीं किया। मुझे याद अच्छी तरह से है, जो पिछला इनका संकल्प पत्र था 2019 का, उसकी पहला आइटम जो था, किसानों की आय दोगुनी करेंगे जी। आज किसान जो है दोगुनी आय के बजाय कहता भैया हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसी को दिला दो यार। तो आप उसके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाते हैं, उसको लाठियों से पिटवाते हैं। कितने लोग मर गए पहले जब किसान आंदोलन चला था, उसके बाद दूसरा वाला, मतलब पंजाब से किसान आ नहीं सकते हैं दिल्ली, तो अब वही पंजाब और हरियाणा के किसान कह रहे हैं कि अब तुम जा नहीं सकते दिल्ली, अब तुम गांव में नहीं आ सकते हो। तो ये है, इसलिए इनका जो इस बार का संकल्प, एक चीज और उन्होंने कहा था
कि जो 60 साल से ऊपर के दुकानदार हैं उनको हम पेंशन देंगे। कितने दुकानदारों को पेंशन मिली उसके बारे में चर्चा ही नहीं, कहीं बात ही नहीं हो रही है। इस तरह के तमाम इश्यूज हैं जो जनता से जुड़े हुए इश्यूज हैं। बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, गरीबी का सवाल है। एक तरफ कहते हैं आप साहब हमने आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।